समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर, ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर, रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और दूसरी तरफ बताएंगे आपको फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र में क्या है खास। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम की गई दर्ज। सक्रिय मामले घटकर हुए 12 लाख से कम। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.93%। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 24 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा नहीं किया जाता है साझा। टीकाकरण से जुड़ा डेटा की सुरक्षा का दिया आश्वासन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ की वार्ता। संयुक्त आयोग की शीर्ष बैठक के साथ प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनी सहमति। कुवैत की अपनी पहली राजकीय यात्रा के अंतिम दिन आज जयशंकर उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही कुवैत में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहा है G7 शिखर सम्मेलन। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श के साथ ही स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन डोज दान देने की घोषणा की। G7 के सदस्य देश भी गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराक कराएंगे उपलब्ध। खेल की खबरों में श्रीलंका के खिलाफ 1 दिवसीय और T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शिखर धवन करेंगे दोनों संस्करणों में टीम इंडिया की कप्तानी। और मिनी फीफा विश्व कप कहा जाने वाला यूरो कप आज रात से रोम में होगा शुरू। 1 महीने तक चलने वाली प्रतियोगिता में यूरोप की दिग्गज 24 टीमें चैंपियन बनने की होड़ में लेंगी भाग। कोरोना के चलते 1 साल की देरी से आयोजन हो रहा है। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 91,702 नए मामले सामने आए, जो कि लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 91,702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,34,580 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़ के 94.93% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,403 लोगों की मौत हुई है। और आइए इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, आज सही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो दिल्ली के बारे में है, भारत की राजधानी, आपसे चर्चा करने पार्टी की ओर से आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे।
ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स। आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूंगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का धारा 28 के मुताबिक, और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमिटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले, ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए। अब मैं आता हूं वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। यह भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग देश में घूमते हैं मजदूरी में, अब तो दक्षिण भारत के भी घूमते हैं। तो अगर वो गांव पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को यह चिंता जब बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता निकालो। तब देश में, वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है
कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को एडॉप्ट कर लिया। 34 राज्यों ने, और अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का या यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गांव में राशन लिया, आधा यहां लिया। यह मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में, आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और उसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया। 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब देवो। क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं? तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए, और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया, और आदेश जी और विदुर जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया, अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है,
हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो एक आध महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। ये होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। मतलब आपकी दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC/ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो ना तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST/SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं।
तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपका विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम, और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं, भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो, हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? तो कुछ पता ही नहीं रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं होगा, इसका कारण क्या है? ये है बड़े सवाल। इसलिए मित्रों, अंत में मुझे पार्टी की ओर से कुछ सवाल पूछने हैं और जिससे मैं कंक्लूड करूंगा, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी, आप बताएं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? अगर भारत के 34 राज्य लागू कर सकते हैं तो आपको क्या परेशानी है? अगर देश के 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उस पर, तो दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके हितों की आप क्यों अनदेखी कर रहे हैं? यह पहला सवाल है।
दूसरा सवाल, आप अपने राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीन से ऑथेंटिकेशन कब शुरू करेंगे? जो 2018 के अप्रैल में आपने समाप्त किया, अभी तक समाप्त कर रखा है। और तीसरा, केजरीवाल जी, अगर आप में हिम्मत है तो अपना नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजिए कि जो भारत सरकार की इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट का। हमारा यह प्रस्ताव है, भारत सरकार खुले मन से उस पर विचार करेगी। और अंतिम बात, केजरीवाल जी, आपके दिल्ली में कितने हमारे दलित परिवार के बंधुओं को राशन का लाभ मिलता है, आपको इसका डाटा भी नहीं है। क्या चिंता करते हैं आप? ये 4-5 सवाल थे, तो मुझे लगा आपको विस्तार से रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो, तो ये आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार पर खुलकर प्रहार किया है। केजरीवाल सरकार ने जब ऐलान किया कि वो घर घर मुफ्त अनाज भिजवाएंगे तो उनका भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर हुई है, कानून, नियम, आंकड़ों के साथ। उनका ये कहना है कि नीयत और नीति दोनों में बहुत फर्क है। केजरीवाल सरकार इकलौती 2 राज्य ऐसे हैं देश में जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था को अपने राज्य में लागू नहीं कर रहे हैं। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता का सवाल था केजरीवाल सरकार से कि आखिर क्या वजह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली एक राशन एक नेशन जो व्यवस्था है उसको केजरीवाल सरकार अपने यहाँ लागू नहीं करना चाहती, जिसकी शुरुआत 2018 में की थी। ई ऑथेंटिकेशन की शुरुआत हुई थी जिसमें करीब 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे। उसके बाद इस व्यवस्था को रोक दिया गया। तो ये तमाम एक तरह से आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि इस मुश्किल घड़ी में हर इंसान के घर राशन पहुंचे, लेकिन ये तय करना कि गरीब को राशन मिल सके, इसके लिए केजरीवाल की मुफ्त राशन पहुंचाने की होम डिलीवरी की इस योजना, इस व्यवस्था में कहीं पे भी जवाबदेही और पारदर्शिता का कोई तंत्र दिखाई नहीं देता, जो संदेह खड़ा करता है। और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल सरकार पर अनाज माफियाओं के साथ गठजोड़ का एक आरोप लगाया है। देखेंगे क्या जवाब केजरीवाल सरकार से आता है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। इस खबर पर जाने से पहले हम देश में कोरोना की स्थिति क्या है उस पर बात कर रहे थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 20,44,131 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 37,42,42,384 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,74,672 टीकों की खुराक दी गई, जिससे देश भर में कोरोना टीके की अब तक 24,60,85,649 खुराकें दी गई हैं। देश भर में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की मुहिम में अब दिल्ली का राधा स्वामी सत्संग व्यास भी जुड़ गया है। छतरपुर स्थित केंद्र में एक दिन में 1,000 लोगों को टीकाकरण की क्षमता वाला वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जहां 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी लोग मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी सामाजिक संस्थाएं सामने आई। ऐसी ही एक बड़ी सामाजिक संस्था दिल्ली के अंदर राधा स्वामी सत्संग व्यास है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा, ये आप देखिए, एक बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। ये पहले राधा स्वामी सत्संग व्यास ने जिस समय कोरोना पीक पर था उस समय यहाँ पर एक कोविड सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया था, एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया था, जहाँ हजारों लाखों जो मरीज थे कोरोना के उनका यहाँ पर इलाज किया गया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब एक दूसरी पहल और शुरू की है राधा स्वामी सत्संग व्यास दिल्ली केंद्र ने। यहाँ पर अब लोगों का टीकाकरण की शुरुआत की गई है। जी हाँ, जो एक वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश के अंदर चल रही है, ऐसे में ये जिम्मा राधा स्वामी सत्संग व्यास ने भी उठाया है। यहाँ पर आप देखिए, लोग यहाँ पर एक दिन के अंदर 1,000 आदमी को यहाँ पर
वैक्सीनेट किया जा सकता है, यहाँ पर टीका लगाया जा सकता है। लोग यहाँ पर आएं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति यहाँ टीकाकरण के लिए आता है उन्हें पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना एक आधार कार्ड लेकर वो यहाँ पर आएं और सीधे यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। एक अच्छी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को देखकर यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं। जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, जिस तरीके से यहाँ पर इतनी केयर करके हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई भी कहीं का भी यहाँ पर आके अगर उसको पता है यहाँ पर कैंप लगा है और वो यहाँ पर आ रहा है और वैक्सीन लगवा रहा है तो उसको उसी तरीके से केयर किया जाता है जैसे एक घर का मेंबर हो। मैं कहता हूँ इम्प्रेस्ड किया है बहुत ही यहाँ के सेवादारों ने। वो तो दूसरी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव राधा स्वामी सत्संग व्यास ने शुरू की है ये बिल्कुल मुफ्त है। फिलहाल यहाँ पर 45 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। अपने कैमरामैन आनंद कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन के हैक होने की खबर को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण से जुड़ा सभी डेटा सुरक्षित है। मंत्रालय ने साफ किया कि बाहर की किसी भी संस्था के साथ कोविन डेटा साझा नहीं किया जाता। टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह यानी EGVAC के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि पोर्टल सुरक्षित डिजिटल वातावरण में सभी टीकाकरण डेटा संग्रहित करता है। झारखंड सरकार ने राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। कोविड के खतरे और छात्रों और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। झारखंड सरकार ने कुछ आवश्यक छूट के साथ राज्य में जारी प्रतिबंधों को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रतिबंध या मिनी लॉकडाउन राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में 22 अप्रैल से जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अलावा अन्य सभी जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है। और नितेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, सबसे पहला सवाल तो कोविन के डेटा को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं उसको एक तरह से बड़ी मजबूती के साथ खारिज तो किया गया है, लेकिन जानना चाहेंगे कि आखिर ये सवाल उठा क्यों और इसके जवाब में क्या तथ्य सामने रखे गए हैं? देखिए, ये बात आई थी सामने कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो कोविन के जो डाटा है उसको यूज किया जा रहा है, कोई और यूज कर रहा है, उसको हैक कर दिया गया है और उसके जो जितने भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उनको ले लिया गया है। इस पर एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जो एक्सपर्ट हैं IT सेक्टर के, उनकी निगरानी में ये जांच कराई गई और उस जांच में ये पाया गया कि कोई हैकिंग नहीं हुआ है और ना ही कोई डाटा लीक हुआ है, ना ही कोई डाटा लीक कर सकता है। तो पूरी तरीके से जो कोविन IT प्लेटफॉर्म में जो डाटा है, जो भी वैक्सीनेशन जो करा रहे हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये सरकार ने कहा है और इसकी पूरी जांच हो चुकी है और वो पूरी तरीके से सेफ है। इसलिए ये एक तरह से फेक न्यूज था और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए बात फैलाई गई थी। इस तरह के बयान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आए हैं और पूरी तरीके से जांच में ये बताया गया कि ये बिल्कुल भी डाटा को चुराया नहीं जा सकता। जी नितेंद्र, लगातार मामले कम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं जहां मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कल का दिन एक तरह से तमाम आंकड़ों के लिए बेहतर दिन था, लेकिन अगर मृत्यु के आंकड़े देखें तो उसके लिए कल का दिन बेहतर नहीं था। किस तरह से दोनों तरफ संतुलन बनाने की, या एक तरह से कि लगातार जो लोग एडमिट हैं या जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या उसका अभाव है, ये मृत्यु का आंकड़ा जो बढ़ रहा है? देखिए, अगर लगातार पिछले 3 दिनों से 1 लाख के नीचे मामले आ रहे हैं और जितने भी अब तक केस आए हैं आ रहे हैं हर दिन, उसमें से करीब 80% 5 से 6 राज्यों में केस आ रहे हैं, जिसमें साउथ के भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य हैं। तो इस वजह से इसमें मामले देखे जा रहे हैं। अभी जहाँ तक मौत के आंकड़ों का सवाल है तो कल अचानक बिहार ने करीब 4000 मौत के आंकड़ों को ऐड किया है, जारी किया है और उस पर राज्य सरकार का ये कहना था कि हम पूरे जिले में, पूरे राज्य भर में हमने ऑडिट कराया है कि जिसकी भी मृत्यु हुई है क्या उसमें कोरोना से तो नहीं हुई है। तो उसमें ये
आंकड़ा दूर दराज के इलाकों से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू जो आंकड़े आए हैं उसमें यह दिखाया गया कि बहुत से ऐसे लोगों की मृत्यु हुई थी जिनको कोविड से हुई थी, तो उनको सरकार ने रजिस्टर्ड किया है और फिर उसमें जो भी उनकी मुआवजा वगैरह है वो दे रहे हैं। तो इस वजह से अचानक ये उछाल देखने को मिला है। और ये ऋतु केवल बिहार ही नहीं, एक बार महाराष्ट्र में भी अचानक 1000 अपने आंकड़ों को ऐड किया था, मौत के आंकड़ों को। बाकी दूसरे राज्य भी ऐसे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब कोविड मैनेजमेंट उस समय चल रहा था तो उस समय अपडेट नहीं कर पाए हो और बाद में ये लोग ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो राज्य सरकार की अपनी अपनी दलीलें हैं, इस वजह से ये अचानक उछाल देखने को मिला है। लेकिन एवरेज अभी भी करीब 2500 के आसपास डेथ की रिपोर्टिंग हो रही है पूरे देश में, जो चिंता का विषय है। इसको और कम करने की जरूरत है, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर और फोकस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर। मोहाली स्थित वॉलनट मेडिकल ने भारत में प्रेशर स्विंग स्पॉन्सर्ड तकनीक पर आधारित 5 लीटर और 10 लीटर पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल विशेष रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर में एक बड़ी चुनौती रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं एवं स्वदेशी ऑटोमेशन कंपनियों ने कोविड की इस चुनौती को स्वीकार किया और वेंटिलेटर, पोर्टेबल श्वसन सहायता उपकरण और अन्य संबंधित उपकरणों के नवीन डिजाइनों का निर्माण किया। उच्च गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अब बाजार में उपलब्ध है। एक भारतीय स्टार्टअप ने इस किफायती पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को विकसित किया है और अब देश के विभिन्न अस्पतालों में इसकी आपूर्ति करने के लिए कॉन्सेंट्रेटर को बनाया जा रहा है। मोहाली स्थित वॉलनट मेडिकल ने भारत में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक पर आधारित 5 लीटर और 10 लीटर पोर्टेबल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है, जिसमें 55 से 75 किलोपास्कल के दबाव में 96% से अधिक ऑक्सीजन शुद्धता है। Walnut Medical got a government grant to design, develop and manufacture oxygen concentrators in India. Over the last 1.5 years, our team has worked towards building an indigenous product. We are in the second month of production for the 5 liter and 10 liter oxygen concentrator, which is truly designed, developed and manufactured in India by our team. कंपनी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड के कवच 2020 अनुदान द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था और कंपनी ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 1 साल में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। वॉलनट चिकित्सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का परीक्षण मरीज की सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। Our product delivers 96% purity for the oxygen that comes out at the highest flow rates. So we are as per international standards, and the system is totally safe for patients to use. It is tested as per international electrical and patient safety standards. प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक शुद्ध एकल गैस को गैस मिश्रण से अलग करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उन्हें 5 लीटर और 10 लीटर मॉडल के साथ अपने प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद की और कंपनी ने जापान, अमेरिका और चीन के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्ता वाले मोल्ड में निवेश किया। IIT दिल्ली के इंक्यूबेशन टीम ने भी इसके विकास में वॉलनट मेडिकल के साथ मिलकर काम किया है। तापस भट्टाचार्य, DD न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कुवैत दौरे पर आज सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के भारतीय राजदूतों से मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय समुदाय के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। राजदूतों से संबंधित क्षेत्राधिकार में भारतीय समुदाय का अत्यधिक कल्याण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा कोविड महामारी से अलग हुए परिवारों को फिर से मिलाने की सुविधा पर जोर दिया गया। महामारी के दौरान खाड़ी छोड़ने वाले भारतीय प्रतिभाओं की शीघ्र वापसी के लिए प्रयास करने को कहा गया है। साथ ही अप्रवासी भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों के लिए
उड़ानों की शीघ्र बहाली को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया। राजदूतों से व्यापार हितों को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की गई है, जो देश के आर्थिक सुधार में योगदान करते हैं। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय राजदूत और दूतावास इन प्राथमिकताओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और 47वां G7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। प्रधानमंत्री G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ये संबोधन 12-13 जून को होगा। वर्चुअल तरीके से वो इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में ये दूसरी बार शामिल होने जा रहे हैं। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में भारत आमंत्रित था और बियारित्ज शिखर सम्मेलन में सद्भावना साझेदार के रूप में भारत ने हिस्सा लिया था। 47वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में हो रहा है और G7 में शामिल देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। भारत समेत 3 अतिथि देश इस बार आमंत्रित हैं। ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ये 3 अतिथि देश शामिल हैं भारत के साथ इस सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन के इस बार का थीम है टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। और सम्मेलन के लिए ब्रिटेन ने क्योंकि अध्यक्षता कर रहा है, उसने 4 प्राथमिक क्षेत्र तय किए हैं। भविष्य की महामारियों के खिलाफ और अधिक सुदृढ़ता, कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक रिकवरी का नेतृत्व करना, दूसरा सूत्र जलवायु परिवर्तन का समाधान, तीसरा निष्पक्ष और मुक्त व्यापार के समर्थन के साथ भावी समृद्धि को बढ़ावा देना और अंत में साझा मूल्यों और खुले समाज की हिमायत करना। तो G7 का बेहद अहम सम्मेलन होने जा रहा है। ब्रिटेन में आज से G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12-13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श होगा और स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। और G7 शिखर सम्मेलन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, ये ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है और खासकर ऐसे समय जिस समय विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, क्या आपको लगता है कि इस सम्मेलन में, क्योंकि इससे पहले कई बड़े देश और वैश्विक संगठन इस बात को लगातार उठा रहे थे कि अमीर देश अपने यहाँ मौजूदा टीकों की खपत के बाद जो अतिरिक्त बचे उसे गरीब देशों को दें, ये एक ऐसा बड़ा सवाल था जो इस मंच में उठने वाला था और उस दिशा में कुछ काम किया भी गया है, लेकिन फिर भी ये एक मुखर सवाल रहेगा, आपको लगता है? बिल्कुल ऋतु, और इसलिए भी ये मुख्य सवाल रहेगा क्योंकि चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, दुनिया के सभी संस्थाओं, सभी विशेषज्ञों ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि दुनिया में सभी को सुरक्षित रखना तभी संभव हो पाएगा जब एक भी असुरक्षित नहीं हो। यानी अगर दुनिया में किसी भी छोटे हिस्से में, सबसे छोटी सी कंट्री में भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हुआ तो दुनिया के सारे अलग बाकी जो बिरादरी है उसको सुरक्षित नहीं माना जा सकता। और इसीलिए ये न केवल मजबूरी है बल्कि जरूरत भी, ये दोनों तरीके से देखा जाना चाहिए। और अब जबकि खासतौर पे बहुत सारे देशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, अमेरिका में, यूके में करीब करीब आधी आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो अब अपने रिसोर्सेज को खासतौर पे ये चाहते हैं कि ऐसे देशों के साथ, चाहे दुनिया के साथ, आपको पता है कोवैक्स प्रोग्राम है जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसमें सारे रिसोर्सेज को शेयर करने की बात हो रही है। भारत का इसमें एक अहम रोल इसलिए है क्योंकि भारत की जो उत्पादन क्षमता है वैक्सीन को लेकर वो बहुत ज्यादा
बड़ी है और अगर दुनिया भर में आप बहुत ज्यादा तादाद में वैक्सीन भेजना चाहते हैं और बहुत जल्दी भेजना चाहते हैं तो भारत के रिसोर्सेज, भारत की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी उस पूरे प्रोजेक्ट, उस पूरे मिशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भारत का भी इस पूरे मसले में विचार विमर्श में शामिल होना एक अहम स्थान है। अभिषेक, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत के दौरे पर हैं। इस पूरे दौरे को, जो उनकी लगातार जो मुलाकातें हुई हैं और एक तरह से जो मकसद सामने रखे गए इन मुलाकातों में, उस लिहाज से आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं? खासकर कोरोना के समय तमाम प्रवासी भारतीय वहां से लौटे भी हैं। देखिए ऋतु, ये बहुत बड़ा एक आर्थिक डायनामिक्स है जब विदेश मंत्री वहां जाते हैं, क्योंकि गल्फ के देशों से जो हमारी परंपरागत निर्भरता रही है कि गल्फ के देशों से हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं क्रूड और पेट्रोकेमिकल्स के रूप में, और गल्फ में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो वर्किंग फोर्स है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। करीब करीब 1 करोड़ भारतीय इन 5-7 गल्फ देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैंडेमिक में ये भी वापस आए हैं, तो निश्चित रूप से गल्फ के देशों को भी चिंता है कि उनकी जो आर्थिक जो तरक्की है, आर्थिक जो डे टू डे काम है, वो वापस से पटरी पर आए। भारतीय सरकार भी चाहती है कि जो लोग वहां पर गल्फ से वापस आके बेरोजगार हैं वो वापस से गल्फ जाने की सुविधाएं हो, चाहे फ्लाइट्स वहां पर शुरू की जाए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको किस तरीके से एक व्यवहारिक रूप में वहां पर लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डायनामिक है जिसको लेकर निश्चित रूप से विदेश मंत्री ने आज अपने सभी जो क्षेत्र में भारत के जो राजदूत हैं, चाहे हाई कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकात की है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खबरों पर। और G7 में कल और परसों 2 सत्रों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखना बेहद अहम होगा क्योंकि जिस दौर में G7 का ये समिट हो रहा है वो बेहद अहम है। शुक्रिया अभिषेक। और बात करते हैं मुंबई की। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के साथ साथ भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई शहर और उपनगरों में अभी भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं नागपुर में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रत्नागिरी जिले में आज और कल कर्फ्यू लगा दिया गया है। रत्नागिरी से सटे सिंधुदुर्ग जिले में भी हल्की बारिश हो रही है। राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 12 टीमों को संभावित राहत कार्य के लिए तटीय जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की महिला टुकड़ी रायगढ़ जिले के पेन तालुका में तैनात है। इसमें 20 जवानों में 4 महिला जवान शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। और शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शिशिर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इन तमाम चेतावनियों को देखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए मुंबई की बात करें तो मुंबई में हालांकि परसों के दिन काफी भारी वर्षा हुई थी, लेकिन कल अगर देखें, कल से लेकर आज तक रुक रुक की बारिश हो रही है, लेकिन कहीं भी जल भराव आज नहीं है मुंबई में। मुंबई की सड़कें जो है सुचारू रूप से चल रही है। बात करें मुंबई की लोकल ट्रेन की भी, तो अपने तयशुदा वक्त पर ये ट्रेन भी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से इससे पहले तकरीबन 4 दिन का जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया था आईएमडी द्वारा, तो मुंबई के साथ साथ मुंबई सटे जो इलाके हैं, थाने, नवी मुंबई और साथ ही साथ अगर बात करें तटीय क्षेत्रों की महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी जो है आईएमडी द्वारा हाई अलर्ट दिया गया है। ना कि सिर्फ तटीय क्षेत्र है, लेकिन अब अगर देखा जाए मानसून पूरे महाराष्ट्र में पैन आउट हो रहा है और इसका नतीजा देख पाएंगे हम कि महाराष्ट्र का जो दूर का इलाका है, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी जो है भंडारा, गोंदिया, नागपुर जैसे इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना हो सकती है। वहां पे ऑरेंज जो है अलर्ट आईएमडी द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मानसून जो है पूरे महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो कोंकण का इलाका हो, मध्य महाराष्ट्र का इलाका हो या फिर विदर्भ का इलाका हो, इस पूरे एरिया में मानसून अब पूरी तरह से जो है छा चुका है। और इसी का नतीजा हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ कुछ क्षेत्रों में विदर्भ के, मराठवाड़ा के और साथ ही साथ जो कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र का, वहां पर जो है बारिश हो सकती है, जोरदार बारिश हो सकती है। ये भी आशंका जो है आईएमडी द्वारा जताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और अर्थ जगत की खबरों के लिए अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे सहयोगी अजय मिश्र शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ। जी अजय, क्या खबरें? सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार में
बढ़त दिखाई दी और प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 228 अंक यानी 0.55% की तेजी के साथ 52,528 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंकों की बढ़त के साथ 15,811 पर खुला। ये सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का उच्चतम स्तर है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से ये बाजारों में उछाल आई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये उछाल और भी कुछ देर तक रह सकती है। बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो देश में सोने और चांदी के भाव में भी लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई है। सोना MCX पर वायदा कारोबार के दौरान प्रति 10 ग्राम 49,275 के स्तर पर देखा गया। 1 किलो चांदी की कीमत 72,375 रुपये दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में $1,900 प्रति औंस का स्तर दिखाई दिया सोने के लिहाज से। और पिछले साल अगस्त महीने में सोने की कीमत भारत में 56,200 के स्तर पर थी, तो वहाँ से करीब 7,000 रुपये की गिरावट आई है। ये कुछ खबरें व्यापार जगत से। शुक्रिया अजय। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा है कि दुनिया के गरीब देशों को 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन डोज का दान महामारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। G7 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में दुनिया भर के नेताओं का टीकाकरण के प्रति जिम्मेदारी की पहचान करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि टीके का दान किसी पर एहसान नहीं है, ये एक साहसिक कदम है जो दिखाता है कि अमेरिका दुनिया और अपने स्वयं के नागरिकों के लिए अपनी जिम्मेदारी की पहचान करता है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अन्य देशों में कोविड-19 टीकों के स्थानीय उत्पादन का समर्थन करने के लिए भी कदम उठा रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि चीन में कोविड-19 की उत्पत्ति की पूरी तरह से स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य बीमारियों की जांच के लिए विश्वव्यापी प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी की शुरुआत के बाद से ब्रिटेन द्वारा महामारी से सीखे गए सबक पर एक संसदीय समिति की सुनवाई के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में आ रहे नए मामलों में से 91% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। और आइए खेल प्राइम में देखेंगे खेल के मैदान से जुड़ी कुछ खबरें। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्रिया रितु। और खेल जगत की खबर की अगर बात करें तो आज बात शुरुआत करेंगे यूरो कप के साथ। यूरोपियन फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो कप का रोमांच फुटबॉल प्रेमियों पर चढ़ने को है। यूरो कप 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब एक बार फिर यूरो कप की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 24 देश खिताब के लिए लड़ते नजर आएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप का आगाज 11 जून से होने को है। खिताबी मुकाबला 11 जुलाई को खेला जाएगा। हर 4 साल में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन पिछले साल होना था, मगर कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब 24 टीमों के बीच की भिड़ंत फुटबॉल के मैदान को रोमांच से भरेगी। पुर्तगाल की टीम यूरो कप की गत विजेता है। ऐसे में टीम अपना खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर होगी। 2016 में पुर्तगाल ने मेजबान फ्रांस को 1-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। यूरो कप के इतिहास में सबसे सफल टीम जर्मनी और स्पेन की है। दोनों ने कुल 3 बार खिताब अपने नाम किया है। यूरो कप का ये 16वां सीजन है और अभी तक 15 खिताब कुल 10 टीमों ने जीते हैं। स्पेन एकमात्र ऐसी टीम है जिसने लगातार 2 बार खिताब जीता है। स्पेन ने 2008 और 2012 में खिताब जीतकर अपना दबदबा बनाया। टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, मगर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। हालांकि इनके अलावा क्रोएशिया, इंग्लैंड, रूस और यूक्रेन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2021 में होने वाले यूएफा यूरो कप के लिए ग्रुप का ऐलान हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल को ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया है। टीम को वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस, जर्मनी और हंगरी के साथ ग्रुप एफ में रखा गया है। वहीं 3 बार की यूरो चैंपियन स्पेन को स्वीडन, पोलैंड और स्लोवाकिया के साथ ग्रुप ई में रखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई
यूरो कप का रोमांच तो एक तरफ होगा, लेकिन आज एक और रोमांच देखने को मिलेगा, वो है टेनिस से, जहां पे फ्रेंच ओपन में आज पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। दुनिया के दो मौजूदा महान खिलाड़ियों में शुमार नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। नडाल इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 13 बार जीत चुके हैं, वहीं जोकोविच सिर्फ एक बार ही फ्रेंच ओपन जीत पाए हैं। दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने मातियो बैरेटिनी को कड़ी मेहनत के बाद हराने में सफलता पाई थी। वहीं वर्ल्ड नंबर 3 स्पेन के नडाल को वर्ल्ड नंबर 10 डिएगो श्वार्ट्जमैन को 2 घंटे 45 मिनट में शिकस्त दी थी। अब तक दोनों के बीच कुल 57 मैच हो चुके हैं, इसमें से जोकोविच ने 29 और नडाल ने 28 बार बाजी मारी है। वहीं पुरुष एकल के एक अन्य सेमीफाइनल में विश्व के नंबर 5 खिलाड़ी ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास और नंबर 6 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव आमने सामने होंगे। ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के फोकिना को आसानी से 6-4, 6-1, 6-1 से हराया था। वहीं सित्सिपास ने उलटफेर करते हुए बेस्ट ऑफ 8 के मैच में वर्ल्ड नंबर 2 रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 7-5 से हराया। 24 साल के ज़्वेरेव और 22 साल के सित्सिपास पहली बार फ्रेंच ओपन में आमने सामने हैं। तो वाकई खेल की ये दोनों प्रतियोगिताएं जो हैं वो अपना रोमांच जो है वो खेल प्रेमियों पर बरसाएंगी। लेकिन फिलहाल खेल की खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं। अब से होगी। शुक्रिया गौरव। और खेल की खबरों के साथ ही मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही। ऐसी कूल है अपनी कहानी, झिल करके जीनी जवानी। चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल। I'm cool, chill your दिल। I'm cool, chill your दिल। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें।
मास्क अप इंडिया। मिलिए असल जिंदगी के सुपर हीरोज से, जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी रखते हैं दूसरों की मदद करने का हौसला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में हर एक संस्था अपना पूरा योगदान देने को तैयार है। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। देखिए हर शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर। Hello, good afternoon and welcome to Midday Prime. I am Gautam Roy. Over the next 1 hour, we'll get you up to speed with whatever is happening across the country as well as the world in terms of the latest updates. We'll tell you all about how the battle against COVID-19 is going in the country and the world as well, where progress is being made as far as the second wave is concerned, conquering it. And also we'll tell you about the progress of the monsoon throughout the country and where all it has so far brought a bit of a deluge. But first, the big news of the hour. India reports less than 1 lakh daily COVID cases for the 4th successive day. Recovery rate further climbs to 94.93%. Number of vaccine doses administered crosses the 24 crore mark. Union Health Ministry clarifies all the vaccination data is in secure digital environment. Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad lashes out at Kejriwal government, accuses the Delhi government of being under control of the ration mafia, says they failed to provide even oxygen to the people of Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds discussions with Foreign Minister of Kuwait, agrees to review progress with early meeting of Joint Commission. On the final day of his first state visit to Kuwait today, he'll hold high-level meetings and also address the Indian community in Kuwait. G7 summit to begin today in the United Kingdom. The summit will see exchange of views on the way forward on global recovery from the pandemic with a focus on health and climate change. Prime Minister Narendra Modi will participate virtually in the G7 outreach sessions on the 12th and 13th of June at the invitation of UK PM Boris Johnson. US President Joe Biden announces no strings attached donation of 500 million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to the world's poorest countries. The UK will donate 100 million doses of COVID-19 vaccines within the next year. G7 also expected to donate 1 billion COVID-19 vaccine doses to poorer countries. India's squad for ODI and T20I series against Sri Lanka announced Shikhar Dhawan will captain the young side in the 3-match ODI series and the 3-match T20I series scheduled in July in Colombo. And the biggest football extravaganza, Euro 2020, is all set to begin today. It will kick off a month full of high-octane soccer action for football fans across the globe. Soccer giants from Europe to compete for the trophy. Let's begin now with the big news of the hour.